बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग में जो टॉपिक है वो एक्चुअली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस को। डेटाबेस में हम जिस मैकेनिज़्म से हम डिस्कस करेंगे वो एसक्यूएल लाइट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियहिल अबदानी व शिफ़ाइहा ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم। आज हम जिस चीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं ये हमारे पास इंटरनल स्टोरेज का एक सेकंड मैकेनिज़्म है। इससे पहले हमने फाइल हैंडलिंग के ऊपर वर्किंग की थी। इंटरनल स्टोरेज से आप लोग ये आइडिया लीजिएगा कि हमारे पास मोबाइल की एक अपनी इंटरनल स्टोरेज है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज है। एक्सटर्नल ये जो आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं, यूएसबी ओटीजी पे लगाते हैं, इस तरीके से ये एक्सटर्नल स्टोरेज है, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगाई है। अदरवाइज़ एंड्रॉयड की जो अपनी इंटरनल स्टोरेज है उसके अंदर आप फाइल हैंडलिंग भी आ सकती है, आपकी डेटाबेस भी आ सकती है। हम उस मैकेनिज़्म से इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इसकी एक बिल्ट इन स्टोरेज की बात करेंगे हम, और उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास ये इसकी डिफरेंट जो पार्टीशंस हैं वो कितनी है। इंटरनल स्टोरेज की एक्चुअली तो दो तरह की पार्टीशन है, एक सिस्टम होती है और एक यूज़र होती है। जो सिस्टम है उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो भी क्राइटेरिया चलता है ये स्मॉलर साइज़ में है लेकिन ये फास्टर होता है, उसके सिस्टम फाइल्स और अपडेट्स वगैरह ये सारा का ये इस तरीके से हैंडल करता है। यूज़र साइड पे जो आपके पास स्टोरेज आती है इंटरनल स्टोरेज, वो बेसिकली होती है लार्ज है लेकिन होती स्लोअर है, और इसमें आप अपनी फाइल्स ऐप जितनी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहें वो एप्लीकेशन फाइल्स आपकी इंस्टॉल हो जाती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो एक्सेस है इंटरनल स्टोरेज की, ये हमारे पास नॉर्मल डाटा एप्लीकेशन पैकेज वगैरह डिफरेंट आपके पास आती रहती है, इसके ना यूआरएल वगैरह बनते रहते हैं आपके इंटरनल स्टोरेज के। आप इसे अपने फाइल मैनेजर में जाके व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्कोप है जो वो ये सिर्फ इतना कि आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। और अगर आप इस अपनी डेटाबेस की फ़ाइल को व्यू करना चाहें तो आपको रूट एक्सेस रिक्वायर्ड होगी, जैसा कि हमने इसे प्रीवियस एक लेक्चर में हमने फाइल हैंडलिंग के अंदर ये काम देखा था कि हमने उसके अंदर जाके इसके इंटरनल स्टोरेज को व्यू किया था, हमने अपनी फाइल को वहाँ पे जाके चेक किया था। तो इसी तरीके से उसी फोल्डर में जाके आपको डेटाबेस की फाइल्स भी व्यू हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं जी रिलेशनल डेटाबेस क्या चीज़ है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं डेटाबेस की तरफ। तो ऐसे डेटाबेस जो कि फॉरेन प्राइमरी की के जो रिलेशंस हैं डिफरेंट, तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकते हैं और हम ज्वाइंस वगैरह उसमें लगाते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम आप स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह, ट्रिगर्स वगैरह इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं आगे कि हमारे पास एसक्यूएल लाइट क्या है। ये एक रिलेशनल डेटाबेस की एग्जांपल है और इसके अंदर भी नॉर्मल वही क्यूरीज चलती हैं जो कि हमारे पास डीएमएल ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए भी यूज़ होती हैं। इंटीजर, टेक्स्ट, सेलेक्ट, क्रिएट, वेयर, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने मज़ीद सीखना हो तो इन लिंक्स के ऊपर जाके आप अपनी इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें। फिर हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और हम फिर देखते हैं कि आज के हम इस लेक्चर के अंदर दो तरह की चीज़ें जो से हम परफॉर्म करेंगे। एक तो ऐड करना है और फिर उसको व्यू करना है। जी हम आज देख रहे हैं डेटाबेस के मैकेनिज़्म के हवाले से। इसमें हमने आज जो चीज़ें कवर करनी है वो हमने इंसर्ट और रीड, ये दो चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये हमारे पास एक्टिविटी मेन के अंदर इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया मैंने इंसर्ट और रीड का जस्ट आज। ठीक है, तो हम इसके ऊपर देखेंगे कैसे हम डेटाबेस में वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम वैल्यूज़ को वहाँ से रीड कर सकते हैं।
और उसको लिस्ट व्यू के अंदर कैसे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये इसका कोड है सिंपल, ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर वर्किंग की है हमने, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हमने इसके ऊपर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें नेम और ईमेल ये दो चीज़ें की है। इंसर्ट का बटन क्लिक करने से ये चीज़ें सेव होंगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी मेन फंक्शनैलिटी की तरफ कि हमें इसके लिए क्या करने की ज़रूरत पेश आएगी। सबसे पहले आपने एक डेटाबेस की हेल्पर क्लास बनानी है जावा की, ठीक है। आपने अब आज हम इसके ऊपर जो वर्किंग कर रहे हैं इसके लिए हमें जो चीज़ें इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी वो याद रखें, android.database.sqlite डेटाबेस, ठीक है, एक ये और SQLite ओपन हेल्पर, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी। आज हमारा काम इसी के ऊपर चलेगा। डेटाबेस जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं वो SQLite है, और हमारे पास इन चीज़ों को करने के लिए हमारे पास कोई डेटाबेस हेल्पर के लिए कोई मॉडल क्लास का होना भी ज़रूरी है। तो हमें जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें अपने इसी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। ये कोई जावा या सी शार्प की तरह का नॉर्मल दूसरा काम नहीं है जिसमें कोई थर्ड पार्टी के तौर पे हम किसी डेटाबेस को वहाँ पे इंस्टॉल करें और फिर उसके ड्राइवर्स वगैरह का लिंक करें। जो कुछ भी है इसके इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर मौजूद है सारी चीज़ें। हम यहाँ पे आते हैं तो हमने इसका हमने एक टेबल की बात करेंगे, यूज़र टेबल की बात करेंगे। यूज़र टेबल के अंदर हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो होंगी नेम और ईमेल। हमने ये दो चीज़ें लेनी है। उसके साथ साथ जो चीज़ें हमें मज़ीद चाहिए होती हैं वो उसका आईडी चाहिए होता है जो कि बैकएंड के ऊपर आ सके हमारे पास, उसके ऊपर हम फर्दर वर्किंग कर सकें। उसके अलावा हमारे पास होता है इसका क्रिएटेड एट, मतलब कि किस टाइम ये चीज़ें हमारे पास वर्किंग करेंगी, हमारे पास क्या चीज़ें कैसे इसके अंदर हमारे पास सेव हो रही हैं, यानी टाइम डेट वगैरह सारा कुछ ये हम क्रिएटेड एट के अंदर सेव करेंगे। और सिंपल आपने अगर ये लिखेंगे तो आपको पिछली एक दो वीडियोस के अंदर मैंने ये काम बताया था कि आपने जस्ट यहाँ पे जनरेट करना है, राइट क्लिक करके जनरेट का बटन क्लिक करेंगे तो कंस्ट्रक्टर को ऊपर क्लिक कर देंगे और जितने पैरामीटर करेंगे तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। और हमने सिंपल सेटर और गेटर इसके सारे लिख लिए हैं, ठीक हो गया। ये सारे सेटर और गेटर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये भी ऑटो जनरेटेड यहाँ पे हमारे पास ये क्लास बन जाएगी मॉडल क्लास। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये दोबारा रिवाइज कर लें कि व्हाई वी नीड अ मॉडल क्लास, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस, सो वी नीड अ मॉडल क्लास दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड योर डेटाबेस मैकेनिज्म। हम इसके अंदर मॉडल क्लास के अंदर जब वर्किंग करते हैं तो इसमें हम जस्ट प्रोटोटाइप बयान कर देते हैं, बता देते हैं कि क्या चीज़ें होंगी इसमें और किस तरीके से हम आगे इसको यूटिलाइज करेंगे। हम जाते हैं जी डेटाबेस क्लास के अंदर, तो यहाँ पे आपने ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन करनी है। अगर आप लोग सी शार्प पढ़ के आए हैं तो सी शार्प के अंदर भी एक टॉपिक आता है जिसके अंदर हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है और एक एंटिटी फर्स्ट अप्रोच है। उसके अंदर भी हम एंटिटी फर्स्ट अप्रोच के अंदर भी जब हमने देखा था तो उसके अंदर भी पहले हम एंटिटीज बनाते हैं, बाद में उसका कोड जनरेट होता है। और दूसरी तरफ होता है कि आप पहले डीबी बना लें, फिर उसको पहले डीबी बना लिया और बाद में उसके कोड की तरफ आए। और एक तरफ होता है कि हम पहले कोड की तरफ करें, बाद में उसका डीबी बनता है। तो ये बस अगर आपको वो लेक्चर पढ़ा है तो फिर आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगी उससे। अदरवाइज हम इसको जीरो से ही याद लेके चल रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे करेंगे। आपने आना है डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर आना है, ठीक है। इसमें ये नाम रखा हुआ है, आप नाम कोई भी इसके अंदर रख सकते हैं इसका, ठीक है। इसको एक्सटेंड करवाएंगे SQLite ओपन हेल्पर से, ठीक है। हमें जो जो पैरामीटर्स चाहिए हमने वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगा डेटाबेस का वर्जन 1 है। जो जो हम अपनी डेटाबेस के स्कीमा चेंज करते जाएंगे हम इसका वर्जनिंग को इंक्रीज करते जाएंगे। और फिर हमारे पास आएगा डेटाबेस का नाम, मैंने यहाँ पे नाम रखा डेटाबेस का यूज़र DB। टेबल का नाम रखा मैंने यूज़र्स स्मॉल स्पेलिंग के साथ है ये सारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा जी आईडी आ गया, आईडी के साथ नेम, ईमेल और क्रिएटेड एट, ठीक है। मैंने बस सिंपल सा एक सिनेरियो बनाना है ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सकें। फिर इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर बना के जस्ट ये चीज़ें इसके अंदर डिफाइन कर दी हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी सुपर का कीवर्ड के साथ। ये चीज़ें, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। सुपर क्या करता है, सुपर का कीवर्ड अपने कंस्ट्रक्टर में उन पैरामीटर्स को सेट करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है कि आप अपने ये जो डेटाबेस हेल्पर क्लास जहाँ पे एक्चुअली बनी होगी तो ये उसके कंस्ट्रक्टर में इन चीज़ों को रेफर कर देगा सारा कुछ, डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का वर्जन वगैरह। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्दर आते हैं। तो हमने आज के काम में सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं,
फिर डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके टेबल क्रिएट करने के बाद हम कैसे उसके अंदर अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, और डाटा इंसर्ट करने के बाद कैसे उसमें से रीड कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेशन है सारी। तो इसमें अगर आप देखें तो हम ने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऑन क्रिएट का। ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर ये ओवरराइड किया हमने, ठीक है, ताकि जैसे ही हमारा ये काम चले तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर वर्केबल हो जाए। तो टेबल की क्यूरी नॉर्मल क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, और टेबल का नाम दिया और सिंपल हमने आईडी, नेम, ईमेल और क्रिएटेड एट, ये सारा कुछ हमने कॉन्कैटिनेशन के अंदर मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने इस ये क्यूरी को कहाँ पे चलाना है, db डॉट एग्जीक्यूट का जो है हमारे पास exec_sql, ठीक है, exec_sql ये फंक्शन का नाम है। इसके अंदर जो भी क्यूरी हम पास करते हैं ये क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देता है। ये डीबी क्या सा है हमारे पास, ये जो पैरामीटर आया था इसको लाइट डेटाबेस का, तो डॉट लगा के हम इसको क्यूरी चला देंगे तो ये हमारे पास बैकएंड के ऊपर एक टेबल क्रिएट कर देगा जिसका नाम क्या होगा, यूज़र, जिसका नाम होगा हमारे पास यूज़र्स, और डीबी हमारे पास कौन सी है, यूज़र डीबी, और ये डीबी का नाम हमारे पास यहाँ पे जाता है ताकि ये हमारी डीबी क्रिएट हो, और उसके बाद हमारे पास ये टेबल आ जाता है ताकि हम यहाँ पे अपना काम फर्दर देख सकें। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है जी ऑन अपग्रेड के अंदर हमने देखना होता है कि अगर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो पिछले वाले टेबल को रिमूव करना है और लेटेस्ट टेबल को लेके चलना आगे, और फिर वर्जनिंग का भी इसके अंदर मैकेनिज्म को सेट किया जाता है ताकि उस वर्जन को साथ लेके चला जाए। न्यू वर्जन क्या है, ओल्ड वर्जन क्या है, उसके लिहाज से डीबी के सारे मैकेनिज्म का जो है वो एंड्रॉयड के अंदर अवेलेबल है कि वो इन चीज़ों को वर्किंग करवा सकते हैं हम इसमें। तो जितना इसको डेप्थ में जाएंगे फिर इसकी डिटेल ओपन होती जाएगी। आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन जितना चाहेंगे कर सकते हैं, ओल्ड न्यू वर्जन, फिर वर्जन चेंज क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अपने कोई स्कीमा के अंदर चेंज करना पड़ता है। क्या फिर क्वेश्चन आते हैं कि जी क्या हमारे वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, अगर डाटा को लॉस्ट नहीं करना तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था स्क्रीन रोटेशन के अंदर देखा था, स्क्रीन रोटेट होने से डाटा हमारा वेस्ट हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए हम सेव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ओल्ड वर्जन आ रहा है, न्यू वर्जन आ रहा है, क्या उनके स्कीमा के चेंज करने से क्या हमारे डाटा में भी फ़र्क पड़ेगा, क्या हमारा डाटा सेव हो सकता है। इस तरह के बहुत सी क्यूरीज हैं जो कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब वर्किंग करेंगे तो आपको इस तरीके से चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि जो वर्जन्स हैं उसके अंदर फिर आगे कई क्लासेस हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को। तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आप इसके एडवांस फीचर्स की तरफ मूव करेंगे। बेस चीज़ जो है हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर फर्दर जब जब इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती रहेगी हम उतने उतने फंक्शन को एक्सप्लोर करते रहेंगे। फिर हम वर्किंग करते हैं जनाब यहाँ पे ऐड यूज़र के ऊपर, ठीक है। ऐड यूज़र के अंदर हमने वर्किंग करनी है, उसको पूरे का पूरा यूज़र मॉडल दे दिया हमने, उसको क्या दे दिया हमने, पूरा यूज़र मॉडल दे दिया। यूज़र मॉडल हमारे पास ये क्लास थी, पूरा मॉडल दे दिया। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डीबी का जो कि एसक्यूएल डेटाबेस के नाम से होगा, जिसका फंक्शन क्या को किसके थ्रू करेंगे हम, गेट राइटेबल डेटाबेस, गेट राइटेबल डेटाबेस के अंदर। और कंटेंट वैल्यूज़, इसको अगर आप देखें तो आपको इसकी डिटेल पता चल जाएगी। ये क्या करता है काम, क्रिएट एंड और ओपन अ डेटाबेस दैट विल बी यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग the first time this is called the database will be opened, ठीक है। इसकी मज़ीद आप इसकी डिटेल देख सकते हैं इसमें क्या है। फिर हम देखते हैं जी हमारे पास कंटेंट वैल्यूज़ क्या है, क्रिएट एन एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज़ यूजिंग द डिफ़ॉल्ट इनिशियल साइज, ठीक है। ये इस तरीके कंटेंट वैल्यूज़ के लिए हम इसे यूज़ करेंगे कि हम इसके अंदर कंटेंट वैल्यूज़ वगैरह लेके आ सकें, ठीक है। ये जो क्लास है, ये क्लास क्या करती है, दिस क्लास इज़ यूज्ड टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज़ डेट द कंटेंट रिजॉल्वर कैन प्रोसेस, ठीक है। ये उसका फंक्शन वगैरह हैं सारे जो कि इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है हमारे पास कंटेंट वैल्यूज़ डॉट पुट, हम इसके अंदर क्या चीज़ें रखना चाह रहे हैं। नेम के अंदर क्या आएगा, यूज़र मॉडल डॉट गेट नेम। ईमेल में क्या है जी, ईमेल में होगा यूज़र मॉडल डॉट गेट ईमेल, और क्रिएटेड एट में होगा यूज़र मॉडल डॉट गेट क्रिएटेड एट, ठीक है। और टेबल नेम में क्या आएगा जी हमारे पास, ये हमारे पास जब हमने इंसर्ट करना है इसको बताना है कौन से टेबल में इंसर्ट करना है और कंटेंट वैल्यूज इसकी क्या होगी, ठीक है। और नल कॉलम, इसको नल रखेंगे दरमियान के पैरामीटर को, ठीक है। ये हमारा यूज़ होगा। फिर फर्दर इसको लेक्चर में बताऊंगा कि इसको फर्दर उनके किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और डीबी डॉट क्लोज से हम अपना डीबी को क्लोज कर देते हैं ताकि कोई गार्बेज वैल्यू हमारी डीबी के अंदर ना जा सके। फिर हमने
हमने जब इंसर्शन कर दिया तो फिर हमें आएगा कि हम कैसे अपने डाटे को व्यू करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक लिस्ट व्यू बनाना पड़ेगा, यानी लिस्ट बनानी पड़ेगी इसके अंदर कि जो कि हमारे डाटे के यूटिलाइजेशन हमें शो करवा सके, उसकी जो भी उसके अंदर हमारे पास मौजूद है डाटा। हमने लिस्ट बनाई किस चीज़ की जी, यूज़र मॉडल के नाम से, ठीक है। और यूज़र मॉडल लिस्ट हमने बनाई किस टाइप की होगी, वो यूज़र मॉडल टाइप की होगी। और उसके अंदर चीज़ें कैसे रखेंगे हमने इसके अंदर क्यूरी लगा दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल जो था हमारे पास का लाइट डीबी का हमने बनाया, रीडेबल डाटाबेस। और फिर हमने कर्सर का नाम से जो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमने डीबी डॉट रॉ क्यूरी और फिर हमने इसको नल रखा है। और इसके अंदर हम क्यूरी कौन सी पास कर रहे हैं, ये वाली। ये करने से हमारे पास क्या होगा, रॉ क्यूरी हम इसको पास कर देते हैं और फिर डॉट मूव टू फर्स्ट, फिर इसको 1 by 1 करके इसको चलाना पड़ता है। और डू वाइल के लूप के अंदर हम इसको फुलफिल करते हैं। ये हमारे पास सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि जो यूज़र मॉडल को कैसे हमने करना है। हमने कर्सर, यानी ये कर्सर जो है ना, ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लें कि कर्सर क्या है इसमें। दिस इज अ इंटरफेस प्रोवाइड्स रैंडम रीड राइट एक्सेस टू द रिजल्ट सेट रिटर्न बाय अ डेटाबेस क्यूरी। ये जैसे हम ड्राई रन करते हुए नहीं कर्सर बनाते थे और उसको चलाते थे फिर के अब इस पे कर्सर है, ये उस तरीके से हमारे पास कर्सर इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो शो कर रहा है इसकी, कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे मूव करेंगे। कर्सर इम्प्लीमेंटेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सिंक्रोनाइज, सो कोड यूजिंग अ कर्सर फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स शुड परफॉर्म इट्स ऑन सिंक्रोनाइजेशन व्हेन यूजिंग द कर्सर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्लास को इस तरीके से यूज़ करना है। हमने कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग हमने कह दी थी इसकी गेट स्ट्रिंग करे किसकी, 0 इंडेक्स की, जो पहला कॉलम है पे क्या था आईडी। फिर हमने कहा जी 1 की करे, वो क्या था जी हमारे पास नेम। फिर 2 की करे, वो क्या था जी हमारे पास ईमेल। फिर 3 की करे, वो क्या था जी हमारे पास क्रिएटेड डेट। डन, ये समझ आ गया होगा। तो फिर हमने इसको क्या कर दिया, ऐड किया और यहाँ पे रख दिया यूज़र लिस्ट को, ठीक है। वाइल के अंदर हमने ऑप्शन लगा दी कि मूव टू नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट जहाँ तक होगा वहाँ तक चले, एटलीस्ट जब उसको नेक्स्ट नहीं मिलेगा तो जो रिसेंट वैल्यू है वो डू की वजह से यहाँ पे आ जाएगी। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द डू वाइल लूप। तो db डॉट क्लोज कर देंगे, फिर रिटर्न कर देंगे पूरे का पूरा मॉडल। इसको जब हम इसको गेट ऑल यूजर्स करेंगे तो ये हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। फिर हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर है गेट टोटल काउंट। हम इसको ना जैसे DML ऑपरेशन वगैरह नहीं परफॉर्म करते, ये उस तरीके से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल हमने वो किया, हमने इसको DB का वो बनाया, रीडेबल डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। फिर कर्सर के अंदर क्यूरी पास कर दी हमने, कहा पूरी की पूरी क्यूरी आ जाए। और यहाँ से हमने वो DML ऑपरेशन गेट काउंट ये हम इसके अंदर रख रहे हैं। ये आप अलग से इसके अंदर भी चलाना चाहे चला सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक करने के लिए मैंने अलग एक फंक्शन बनाया इसको, ताकि हमारे पास गेट काउंट आ जाए, टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पे कितनी है। अब आते हैं जी मेन एक्टिविटी की तरफ। मेन एक्टिविटी के अंदर जब हम जाते हैं तो आपने बस ये चीज़ मदद रखनी है यहाँ पे कि डेटा बेस हेल्पर जो है ना, डेटा बेस हेल्पर, इसका हमने यहाँ पे आकर बनाना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वही जो हम करते थे काम के इंसर्ट डाटा का जो बटन बनाए थे उसको एक्सेस किया, फाइंड व्यू बाय आईडी, और डाटा लिस्ट बनाई हमने फाइंड व्यू बाय आईडी के नाम से, ऑल डाटा लिस्ट उसको एक्सेस किया, फाइंड व्यू बाय आईडी। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इसको एक्सेस करना है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 बटन थे ना, रीड का था और एक इंसर्ट का था। इंसर्ट के बटन के अंदर हमने कहा जी शो इनपुट डायलॉग, उसके अंदर इनपुट डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर उसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग चलेगी। और दूसरा बटन था हमारे पास रीड का, तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश डाटा का फंक्शन को चलाएगा। हम आते हैं जी सबसे पहले शो इनपुट डायलॉग की तरफ। शो इनपुट डायलॉग के अंदर हम फर्दर देखते हैं कैसे करेगा काम। कि सिंपल आपने क्या करना है, शो इनपुट डायलॉग के अंदर के अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ठीक है, इसके अंदर मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी इसी के ऊपर एक पूरा वो जो हमारे पास डायलॉग है वो ओपन हो। व्यू कौन सा होगा, उसका व्यू होगा, हमने इनफ्लेट के अंदर उसको बताया जी, व्यू होगा इंसर्ट डायलॉग, ठीक है। ये जो हमने बनाया था ना ये वाला, ये उस पर शो होना चाहिए।
तो वो हमने बनाया। फिर उसके बाद हमने कहा जी इसके क्या क्या चीज़ें हैं, ईमेल है, नेम है, ईमेल है, उसके ऊपर क्या लगा होगा इसका बटन वगैरह, तो हमने वो सारी वैल्यूज़ उसकी यहाँ पे रिसीव करवाई हैं, ठीक है, ताकि हम इन चीज़ों को अपने इस ही मेन एक्टिविटी के ऊपर ही इसको काम को देख सकें। और सेट व्यू के अंदर हमने ये व्यूज़ का सेट करवा दिया। फिर हम डायलॉग को शो करवा दी यहाँ पे, कहाँ पे, जो कि हमारे पास अपना मेन एक्टिविटी था। और उसके बाद हमने इंसर्ट बटन जो सा है ना उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई हैं, मतलब कि उसके जो भी सर्विसेज थी वो हमने परफॉर्म करवाई। और ऑन क्लिक के ऊपर हमने बताया जी कि जब हम इसका बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने जब याद रखें कि शो इनपुट का जब फंक्शन हमारे पास आ गया ना, शो इनपुट डायलॉग का, तो फिर हमने एक तो उसका व्यू शो करवाना, एक तो हमने इसका व्यू शो करवाना जो ये है। एक्चुअली ये विंडो थी जनाब, ये विंडो थी। जब मैंने ये बटन क्लिक करना है तो इसके ऊपर मुझे ये शो हो जाएगा। ये शो होगा तो इसके शो होते ही मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मेरे पास जनाब ये सारी चीज़ें गेट हो जानी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँ इंसर्ट डायलॉग के इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूँ तो जो डाटा है वो जाके डीबी में सेव हो। तो सारा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, ये नेम डॉट गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग, ये किस तरीके से है जी हमारे पास, ये हमारे पास देखें यहाँ से हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जो हमने इसको किया था। फिर ईमेल है तो ये ईमेल हमारे पास ये इधर से आ रहा है। और फिर हमारे पास आ जाता जी, अच्छा फिर क्रिएटेड डेट था, वो डेट तो हम ले ही नहीं रहे यूज़र से, वो कहाँ से आएगी, तो हम इसका खुद ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डेट का। और डेट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने कहा जी डेट डॉट गेट टाइम जिस टाइम का हो वो क्रिएटेड डेट के अंदर हमारे पास आएगा। ठीक हो गया, ये हम करवा रहे हैं सेट नेम, सेट ईमेल, सेट क्रिएटेड डेट। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ऐड यूज़र आ गया और हमने ऐड यूज़र के साथ हमने इसे क्या कर दिया, यूज़र मॉडल इसको सेंड कर दिया। यूज़र मॉडल पूरा सेंड किया, अलग डायलॉग डॉट डिसमिस किया इसको ताकि वो ऊपर ख़त्म हो। और हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश डेटे को कॉल कर दिया। रिफ्रेश डेटा का फंक्शन कॉल किया है मैंने खुद जान के, ताकि आप लोगों को वो रीड का बटन क्लिक ना करना पड़े, आपको फ़ौरन ही वो वहाँ पे शो हो जाए। अगर आप इसे ख़त्म कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो फिर रीड का बटन क्लिक करने के ऊपर वो वहाँ पे शो होगा। इसको हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश के बटन के ऊपर। ये बेसिकली क्या कर रहा है, सारे के सारे डाटे को फेच करके आपको यहाँ पे बता रहा है। ऑल डाटा काउंट बताएगा आपको, ठीक है, टोटल काउंट कितना है इसमें। और लिस्ट मॉडल जो हमने बनाया था डॉट गेट यूजर्स, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने। और यहाँ पे हमने करवा दिया क्या, जब भी रिफ्रेश डाटा का बटन क्लिक होगा तो उससे पहले जितनी भी चीज़ें वहाँ पे शो हो रही होंगी उसको मैंने कर दिया सेट टेक्स्ट एम्प्टी, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। फिर फॉर लूप चलेगा। ये फॉर लूप के अंदर जो ये कॉलन आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जावा के अंदर जब ये कॉलन आता है फॉर लूप के अंदर, दैट इज कॉल्ड द फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप ये यहाँ पे चलेगा और वन बाय वन ये जितना भी डाटा होगा इसको ट्रवर्स करेगा। और ये डाटा कहाँ से आता जाएगा, हम यहाँ पे इसे पेंड कर देंगे। पेंड का मतलब ये है कि साथ साथ जितना भी डाटा है वो एक ही जगह पेंड होता चला जाएगा। हम यहाँ पे आते हैं, हमने आईडी, नेम, गेट ईमेल, बस ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे मंगवाई हैं। आईडी, नेम और ये चीज़ें हमारे पास आएंगी तो ये शो हो जाएगा। ये सिंपल सा फिनोमिना, आपने इसको जब तक खुद नहीं करेंगे जो मेरी बातें हैं वो आपको वेरीफाई नहीं होंगी। इसको एक दफ़ा चला के चेक करते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो और इसके अंदर एक दो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करवा सकूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जी ये हमारे पास एप्लीकेशन चल पड़ी है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन चल पड़ी है। इस एप्लीकेशन को जब मैंने बनाया, उसको जो टेस्ट किया, तो अभी ये एप्लीकेशन में कुछ भी शो नहीं हो रहा, अभी भी कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो क्या जो मैंने पहले कभी कोई डाटा इसके अंदर सेव किया था क्या वो सेव नहीं है? तो इसको कैसे हम वेरीफाई करें? तो मैंने इसके ऊपर ना रीड के बटन को क्लिक किया तो उसने मुझे बताया ऑल डाटा काउंट टू और ID 1 नेम अली, ईमेल ali@gmail.com और 2 नेम अहमद, ईमेल ahmed@gmail.com। तो मैं यहाँ पे अब इंसर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे देख देता हूँ जी वसीम और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ जी वसीम डॉट अहमद @pucit.edu.pk
तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, तो ये मेरे पास थर्ड के ऊपर ये आ चुका हुआ है। ठीक है, तो ये फौरन ये चीज़ें आज हमने देखा है इंसर्ट और रीड को, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कैसे हमने इन डाटा को डिलीट करना है और कैसे हमने इस डाटा को अपडेट करना है।